इटली यूनिफिकेशन। 19वीं सदी में इटली 7 स्टेट्स में बटा हुआ था। इन 7 स्टेट्स में सरदानिया पिडमोंट पर एक इटालियन प्रिंस का राज था जिसका नाम था विक्टर एमेनुअल सेकंड, जबकि नॉर्थ में ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग्स, सेंटर में पोप और साउदर्न रीजन्स में बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन का राज था, जिससे मैज़नी ने इटली को यूनिफाई करने की कोशिश की थी, पर वो इसमें कामयाब नहीं हुए थे। इसके बाद सन 1848 में विक्टर एमेनुअल सेकंड ने इटली को यूनिफाई करने की जिम्मेदारी ली और इस काम में इनकी मदद की चीफ मिनिस्टर काउंट कैम्यूल डी कैवर ने। सन 1859 में कैवर ने फ्रांस के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया हैब्सबर्ग्स की आर्मी को हरा दिया। इसके बाद बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन को जीतने के लिए कैवर ने जिसप गारबेल्डी की मदद ली और इस तरह सन 1860 में जिसप गारबेल्डी की आर्मी की मदद से किंग्स ऑफ स्पेन की आर्मी को हरा दिया। इसके बाद सेंटर में राज कर रहे पोप ने भी बिना लड़े हार मान ली। फाइनली सन 1861 में विक्टर एमेनुअल सेकंड को पूरे इटली का राजा घोषित किया गया। द एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशन बाय मिडिल क्लास। जैसे जैसे रूढ़िवादियों ने अपनी शक्ति बढ़ाने की कोशिश की, यूरोप के कई इलाकों में लिबरलिज्म मीन्स उदारवाद और नेशनलिज्म को क्रांति से जोड़कर देखा जाने लगा। इटली, जर्मनी, आयरलैंड, पोलैंड और ऑटोमन अंपायर के कई इलाके ऐसे ही थे। इस क्रांति को लीड किया एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, जिसमें प्रोफेसर्स, स्कूल टीचर्स, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लास के मेंबर्स थे। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। साल 1848 में एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के द्वारा एक क्रांति चलाई जा रही थी, जिसमें इनकी डिमांड थी कि पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स मीन्स संसदीय सिद्धांतों पर एक नेशन स्टेट बनाया जाए। नेशन स्टेट मीन्स जहां भाषा, कल्चर और आइडेंटिटी कॉमन हो और साथ ही एक संविधान, फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन मीन्स पार्टी बनाने की स्वतंत्रता हो। इसके बाद मिडिल क्लास के लोगों ने मिलकर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली की स्थापना की और 831 मेंबर्स को चुना। 18 मई 1848 में ये सभी मेंबर्स फ्रैंकफर्ट सेंट पॉल चर्च में इकट्ठे हुए और एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया। लेकिन 831 मेंबर सभी मिडिल क्लासेस से बिलोंग करते थे, जिस वजह से आर्टिसंस और वर्कर्स का सपोर्ट चला गया। जब ये लोग किंग ऑफ पर्शिया फ्रेडरिक विलियम फोर्थ के पास पहुंचे और अपना विचार प्रकट किया, तब राजा ने अपनी सेना के द्वारा इनका विद्रोह पूरी तरह से दबा दिया। लेकिन राजाओं को ये समझ में आना शुरू हो गया था कि उदारवादी राष्ट्रवादी क्रांतिकारियों को रायतें देकर ही पूरी तरह से समाप्त किया जा सकता है। 1848 के बाद के वर्षों में मध्य और पूर्वी यूरोप की ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके थे। इस तरह हैब्सबर्ग और रूस के अधिकार वाले क्षेत्रों में बॉन्ड लेबर और सर्फडम को पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया गया। सिलेसिया रिवॉल्ट। सन 1845 में सिलेसिया में बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था जो उन्हें कच्चा माल देकर निर्मित कपड़ा लेते थे, परंतु दाम बहुत कम थे। पत्रकार विल्हेम वॉल्फ ने सिलेसिया के गांवों की घटना इस प्रकार बयान की। इन गांवों में 18,000 आबादी वाले सूती कपड़ा बुनने का व्यवसाय सबसे व्यापक है। मज़दूरों की हालत खस्ता है। काम के लिए बेताब लोगों को फ़ायदा उठाकर ठेकेदारों ने बनवाए जाने वाले माल की कीमतें गिरा दी हैं।
4 जून को दोपहर 2 बजे बुनकरों की एक भीड़ अपने घरों से निकली और 2 कतारों में चलते हुए ठेकेदार की कोठी पहुंची। वह ज़्यादा मजदूरी की मांग कर रहे थे। उनके साथ कभी घृणा और कभी दुर्व्यवहार किया गया तो कभी इनको धमकियां दी गई। इसके बाद ये भीड़ घर में ज़बरदस्ती घुस गई और चमचमाती खिड़कियां, फर्नीचर आदि तोड़ दिए और एक अन्य गुट ने स्टोर हाउस में घुसकर कपड़े के भंडार को लूटकर उसे तार-तार कर दिया। ठेकेदार अपने परिवार के साथ पड़ोस के गांव भाग गया। हालांकि ऐसे व्यक्ति को उस गांव ने शरण देने से इनकार कर दिया। वह 24 घंटों बाद सेना को बुलाकर उसकी मदद से लौटा। इसके बाद जो टकराव हुआ उसमें 11 बुनकरों को गोली मार दी गई। जर्मनी यूनिफिकेशन। किंग ऑफ पर्शिया के द्वारा दबाए गए विद्रोह के बाद मिडिल क्लास के लोगों ने हार नहीं मानी। अपने अधिकारों के लिए इन्होंने जंकर्स मींस लैंडलॉर्ड्स ऑफ पर्शिया का द्वार खटखटाया और जंकर्स इनकी सहायता के लिए मान गए। इसके बाद पर्शिया ने यूनिफिकेशन की जिम्मेदारी पूरी तरह अपने ऊपर ले ली। पर्शिया के चीफ मिनिस्टर ऑटो वॉन बिस्मार्क ने सेना और नौकरशाही की मदद ली और 7 वर्षों में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ 3 युद्ध हुए जिसमें पर्शिया की जीत हुई और यूनिफिकेशन के प्रोसेस को पूरा किया। जनवरी 1871 में वर्सेल में हुए एक समारोह में पर्शिया के राजा विलियम I को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। नए राज्य ने जर्मनी की करेंसी, बैंकिंग और जुडिशियल सिस्टम में मॉडर्नाइजेशन की पर जोर दिया और पर्शिया द्वारा उठाए गए कदम और उसकी कार्रवाइयाँ बाकी जर्मनी के लिए एक मॉडल बन गई। विजुअलाइजिंग द नेशन। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। इन्होंने राष्ट्र को एक नारी का रूप दिया। आपको याद होगा, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ऐसा पहले भी किया जा चुका है। इसी प्रकार नारी के रूप का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारिन दिया गया, जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखानित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलगी। मारिन की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि लोग उससे एकता का अनुभव करें और साथ ही मारिन की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर भी अंकित की गई। इसी तरह जर्मनिया में राष्ट्र का रूप बन गई। जर्मनिया ब्लूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन ब्लूत वीरता का प्रतीक है। स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। 18वीं सदी के पहले ब्रिटिश नेशन था ही नहीं। इन आइलैंड्स में रहने वाली ब्रिटिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश नाम की मुख्य जातियां थीं। इन सभी जातियों के अपने कल्चरल और पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटिश राष्ट्र की वेल्थ, पावर और इम्पोर्टेंस में बढ़ोतरी हुई, ये दूसरे राष्ट्रों पर अपना प्रभाव डालने लगा। सन 1688 में इंग्लिश संसद ने राजतंत्र मींस मोनार्की से ताकत छीन ली। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन से यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हुआ और इसके साथ ही स्कॉटलैंड की संस्कृति और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एक योजना के ज़रिए दबाया गया। स्कॉटिश हाईलैंडर्स को अपनी भाषा, गैलिक और ट्रेडिशनल ड्रेस का उपयोग करने से भी मना कर दिया गया, जिस कारण बहुत से लोग अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गए।
आयरलैंड का भी कुछ ऐसा ही हश्र हुआ। अंग्रेज़ों ने आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट धर्म मानने वाले को कैथोलिक देश पर प्रभाव बढ़ाने में सहायता की। सन 1798 में वॉल्फटोन और उसकी यूनाइटेड आयरिशमैन के द्वारा किए गए असफल रिवॉल्ट के बाद सन 1801 में आयरलैंड को बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल कर लिया गया। ब्रिटिश फ्लैग, नेशनल एंथम, इंग्लिश लैंग्वेज को खूब बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र केवल सहयोगी के रूप में रह गए। ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीस को 1832 में ऑटोमन साम्राज्य से स्वतंत्रता मिली। वह 15वीं सदी से ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा थे। 1821 में ग्रीक लोगों ने स्वतंत्रता के लिए अपने संघर्ष शुरू किया क्योंकि वह यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के विकास से प्रेरित होने लगे। राष्ट्रवादियों जो यूनान की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, उन्हें अन्य यूनानी लोगों का भी समर्थन मिला जो निर्वासन में रह रहे थे। उन्हें कई पश्चिमी यूरोपीय लोगों का भी समर्थन प्राप्त था जो ग्रीस की बहुत पुरानी संस्कृति का सम्मान करते थे और उसके प्रति सहानुभूति भी रखते थे। कई कवियों और कलाकारों ने अपनी कविताओं और कलाओं के माध्यम से ग्रीस की प्रशंसा की क्योंकि उनका मानना था कि ग्रीस यूरोपीय सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता है और उन्हें ऑटोमन साम्राज्य के खिलाफ अपने संघर्ष का समर्थन करने के लिए जनमत जुटाना शुरू कर दिया, जो एक मुस्लिम साम्राज्य है। अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन, जिन्होंने आर्थिक रूप से धन का आयोजन करके संघर्ष का समर्थन किया और बाद में युद्ध में लड़ने भी गए, जहां 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंत में 1832 की कॉन्स्टेंटाइनोपल की संधि ने ग्रीस को एक राष्ट्र के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की। द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। रोमांटिज्म एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन था जो एक ख़ास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता था। राष्ट्र के निर्माण में सदा संस्कृति ने एक अहम भूमिका निभाई है। कला, काव्य, कहानियों, किस्सों और संगीत ने राष्ट्रवादी भावनाओं को गढ़ने और व्यक्त करने में सहयोग दिया है। जर्मन फिलोसोफर योहान गॉटफ्रीड का ये विचार था कि सच्ची जर्मनी संस्कृति आम लोगों में होती है, ना कि राजाओं में। इसके साथ ही इनका विचार था कि राष्ट्र की सच्ची आत्मा फोक सॉन्ग्स और फोक डांस से प्रकट की जाती है। इस भावना को हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। ये ख़ास तौर पर पोलैंड पर लागू होता था, जिसका 18वीं सदी के अंत में रूस, पर्शिया और ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी शक्तियों ने विभाजन कर दिया था। जबकि पोलैंड अब स्वतंत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना जीवित रखी गई। मसलन कैरोल कुरपंस्की ने राष्ट्रीय संघर्ष का अपना ओपेरा और संगीत से गुणगान किया और पॉलिनेसर और माजूरका जैसे फोक डांसेस को राष्ट्रीय सिंबल्स में बदल दिया। भाषा ने भी राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रूसी कब्जे के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक पूरी तरह से हटा दिया गया और रूसी भाषा को जबरन इन पर लाद दिया गया। 1831 में रूस के विरुद्ध एक सशस्त्र विद्रोह हुआ, जिसे आखिरकार कुचल दिया गया। इसके अनेक सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश का इस्तेमाल हुआ। इसका नतीजा ये हुआ कि बड़ी संख्या में पादरियों और बिशप्स को जेल में डाल दिया गया। रूसी अधिकारियों ने उन्हें सजा देते हुए साइबेरिया भेज दिया। हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट। सन 1830 का दशक यूरोप में बड़ी आर्थिक कठिनाई वाला था, क्योंकि पूरे यूरोप में जनसंख्या में भारी वृद्धि हुई थी।
इससे रोजगार के अवसरों पर भी दबाव पड़ा, क्योंकि रोजगार से ज्यादा नौकरी चाहने वाले थे। शहर की भीड़-भाड़ वाली झुग्गियों में रहने के लिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन कर गए। शहरों में छोटे उत्पादकों को इंग्लैंड से सस्ते मशीन निर्मित सामानों के इंपोर्ट से एक स्टिफ कंपटीशन का सामना करना पड़ा। यूरोप के कई हिस्सों में एरिस्टोक्रेसी अब भी प्रचलन में था, सत्ता में था, जिस वजह से किसानों को फ्यूडल ड्यूज और ऑब्लिगेशंस देने पड़ रहे थे और वह ऐसा करने में संघर्ष कर रहे थे। खराब फसल अक्सर होती थी, जिसके कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि हुई। यह सब व्यापक गरीबी या दरिद्रता का ही परिणाम था। सन 1848 के वर्ष में भोजन की कमी और व्यापक बेरोजगारी थी। लोग सरकार से तंग आ चुके थे और इस तरह पेरिस में सड़क पर उतर आए। इस विद्रोह को देखकर संवैधानिक राजतंत्र के प्रमुख लुई फिलिप फ्रांस से भाग गए। इसके बाद राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया। इसने मत अधिकार का मतलब 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को वोट देने का अधिकार दिया और काम करने के अधिकार की गारंटी दी। रोजगार प्रदान करने के लिए फ्रांस में राष्ट्रीय कार्यशालाएं स्थापित की गईं। द मैसेकर एट चियूज को एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी कलाकार यूजीन डेलाक्रोक्स ने 1824 में चियूज में नरसंहार नामक एक विशाल पेंटिंग चित्रित किया था। ये पेंटिंग उस घटना के बारे में है जिसमें 20,000 यूनानियों को चियोस द्वीप पर तुर्कों द्वारा मारे जाने की बात कही गई थी। एक घटना का प्रतिनिधित्व कर उन्होंने महिलाओं और बच्चों की पीड़ा पर ध्यान केंद्रित करते हुए यूनानियों के प्रति सहानुभूति पैदा की। ऑटो वन बिस्मार्क। 19वीं शताब्दी के इतिहास में बिस्मार्क का नाम उल्लेखनीय रहेगा। बिस्मार्क का वास्तविक नाम ऑटो वन बिस्मार्क रकॉनहॉसेन था। इनका जन्म 1 अप्रैल 1815 को बैंडनबर्ग के अमीर परिवार में हुआ था। इन्होंने अपनी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में पूरी की। बिस्मार्क जर्मन पर्शिया के प्रधानमंत्री 1862-73, 1873-90 और जर्मन साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम चांसलर 1871-90 माने जाते हैं। अपने कार्यों और विचारों के आधार पर वह 1862 में देश के प्रधानमंत्री बने। बिस्मार्क ने जर्मन का यूनिफिकेशन ही नहीं किया, उन्होंने जर्मन को हर स्तर पर सुधारा। कहना चाहिए कि बिस्मार्क ने ही जर्मन को आधुनिक युग में पहुंचाया था। बिस्मार्क ने न केवल जर्मनी के यूनिफिकेशन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था, बल्कि उन्होंने जर्मनी को शक्तिशाली देश होने का गौरव प्रदान किया। बिस्मार्क जैसे राजनीतिक एवं डिप्लोमेटिक विश्व में उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांतों के साथ कभी समझौता नहीं किया था। नेशनलिज्म एंड इंपेरियलिज्म। सन 1871 के पश्चात बाल्कान प्रदेश के यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का प्रमुख स्रोत था। क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसेडोनिया, क्रोएशिया आदि प्रदेश शामिल थे। इस क्षेत्र के निवासियों को प्राय स्लाव कहकर पुकारा जाता था। बल्कान क्षेत्र का बड़ा भाग लंबे समय तक ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ऑटोमन साम्राज्य अत्यधिक कमजोर हो चुका था। साम्राज्य के अधीन राष्ट्रों में राष्ट्रवाद की भावना दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, इसलिए वह स्वतंत्रता की कामना करने लगे थे। इन्होंने अपने अपने इतिहास द्वारा ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि वह कभी स्वतंत्र थे, परंतु बाद में विदेशी शक्तियों ने उन्हें अपने अधीन कर लिया, अतः उन्हें स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। सभी बाल्कान राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या भी करते थे और प्रत्येक राज्य अपने लिए अधिक से अधिक प्रदेश हथियाना चाहता था। फलस्वरूप उनके बीच तनाव और गहरा होता गया।
बल्कान क्षेत्र में यूरोपीय शक्तियों के कारण ये तनाव और अधिक गहरा हो गया। रूस, जर्मन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि सभी देशों ने ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी का लाभ उठाकर वहां अपना प्रभाव जमाने का प्रयास किया। फलस्वरूप बल्कान क्षेत्र में कई युद्ध हुए। इन युद्धों ने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की। जुलाई रिवॉल्यूशन। पहली क्रांति फ्रांस में जुलाई सन 1830 में हुई। उदारवादी क्रांतिकारियों ने बोरबान राजाओं को उखाड़ फेंका, जिन्हें 1815 में नेपोलियन की हार के बाद सत्ता में बहाल किया गया था। उदारवादी क्रांतिकारियों ने एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की, जिसका अर्थ है कि उन्होंने सम्राट के नेतृत्व में एक संविधान लिखा। उन्होंने लुई फिलिप को सम्राट के रूप में चुना। ये जुलाई क्रांति बेल्जियम के लोगों को नीदरलैंड के यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्रभावित करती है, जिसका वह 1815 में हिस्सा बने थे।